नमस्कार। आइए सुनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका रीता कुमारी द्वारा लिखी हुई कहानी अंतिम गुजारिश। अंधेरे को चीरती ट्रेन बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर भागी जा रही थी। मेरे कंपार्टमेंट के सभी यात्री सो गए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह सुबह आए हरीश के फोन ने मन में अजीब सी हलचल मचा रखी थी, जिससे मेरी समग्र चेतना एकाकार हो हरीश के आसपास ही विचरण कर रही थी। मैं हरीश के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। बचपन से ही हम साथ खेल कूद कर पढ़कर बड़े हुए थे। बड़े होने पर नौकरी भी हमें एक ही बैंक में मिली। शायद यही कारण था कि हम इतने घनिष्ठ हो गए थे कि एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। अगर कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। हमारी शादी के लिए दुल्हन की तलाश भी एक साथ ही शुरू हुई, लेकिन हरीश की शादी मुझसे पहले हुई। हरीश की पत्नी निशा भाभी बेहद सुंदर, नाजुक, नेक और काफ़ी सुलझे विचारों वाली थी। घर के काम काज में काफ़ी निपुण थी। जल्द ही उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी। घर में किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो निशा भाभी के नाम की ही गुहार लगाते। मेहमानों की खातिरदारी में भी वह कभी पीछे नहीं रहती। अक्सर शाम को मैं उनके घर पहुंच जाता। वह कुछ न कुछ खास डिश बनाकर मुझे ज़रूर खिलाती, साथ ही अपनी चटपटी बातों से सबको हंसाती रहती। उनकी यही खनकती हंसी उस घर को जीवंतता प्रदान करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुनंदा जमशेदपुर के एक स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मैंने अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लिया। जब भी मैं पटना आता, हरीश और निशा भाभी से मिलने ज़रूर आता। शादी के मात्र 3 बरस बाद ही मुझे लगने लगा था कि निशा भाभी काफ़ी तनावग्रस्त रहने लगी थीं, जिसके कारण उनकी सुंदरता भी ताजगी खोने लगी थी। कामकाज में भी पहले की तरह ऊर्जावान नजर नहीं आती थी। भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद बिल्कुल शांत, गंभीर और अकेली लगती। जो लोग कभी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं लोगों की व्यंग्यात्मक बोल और निगाहें उन्हें आहत करती रहती थीं। उनके व्यक्तित्व की इतनी विपन्नता का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी निगाहों के सवाल पढ़ने में हरीश को देर नहीं लगी। मौका मिलते ही वह निशा भाभी की उदासी का कारण बताने लगा। निशा के माँ बनने में काफ़ी अड़चने हैं। उसके दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद हैं। 2 बार माइक्रो सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे माँ बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। माइक्रो सर्जरी के बाद माँ बनने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर फिर भी माँ नहीं बन सकी तो अंतिम उपाय टेस्ट ट्यूब बेबी है। मेरी माँ है कि उन्हें सब्र ही नहीं है, कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। तू चिंता क्यों करता है? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आश्वासन तो मैं दे आया था, पर कहीं न कहीं मेरे मन में भी कुछ खटक रहा था। देखते देखते हरीश की शादी के पूरे 8 वर्ष गुजर गए, पर निशा भाभी की गोद सूनी ही रही। इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र जमशेदपुर से बाहर हो गया, जिससे बहुत दिनों तक मैं भी पटना नहीं जा सका। जब अपनी भतीजी की शादी में पटना जाने का मौका मिला तो दूसरे ही दिन मैं हरीश की खोज खबर लेने उसके घर जा पहुंचा। कई जगह ट्रांसफ़र होने के बाद फिर से उसकी पोस्टिंग वापस पटना में ही हो गई थी। वहां पहुंचते ही मुझे लगा वहां सब कुछ बदल गया है। पहले वाली रौनक ही नहीं थी। हरीश की बड़ी बहन सीमा दी पटना के ही एक स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए अपनी शादी के बाद से ही अपने मायके में ही रहती थी। उनके बच्चे भी वहीं रहकर पढ़ते थे। पतिदेव आते जाते रहते थे। शुरू से ही उनका पूरे घर पर वर्चस्व रहता था। फिर भी निशा भाभी को उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। जब मैं पहुंचा, पूरा परिवार शाम के समय हमेशा की तरह बरामदे में ही बैठा था। पहली बार वहां बहुत ही ठंडे ढंग से मेरा औपचारिक स्वागत हुआ, जैसे कि घर में कोई बड़ी विपदा आई हुई हो। हरीश के बुलाने पर थोड़ी देर में निशा भाभी भी वहां आकर बैठ गई। कांतिहीन कृष्णकाय निशा भाभी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उनकी भयाकुल आंखें और उद्विग्न चित्त देख ऐसा लग रहा था मानो किसी जीवांतक के जाल में फंसी कोई चिड़िया हो। थोड़ी देर बाद वह उठते हुए बोली, मैं चाय बनाती हूँ। इतने में सीमा दी ने तुरंत अपने नौकर सोहन को बुलाकर चाय नाश्ता बनाने की हिदायत दे दी। ठिठक कर भाभी रुक गई और चुपचाप वहीं बैठ गई। जल्द ही सोहन सबके लिए चाय ले आया। सिर्फ निशा भाभी को चाय नहीं मिली। जब मैंने उसे 1 कप चाय और लाने के लिए कहा तो वह सहमी सहमी निगाह हरीश की माँ और दीदी पर डालता हुआ वापस किचन में चला गया।
थोड़ी देर के इंतजार के बाद भी जब सोहन निशा भाभी के लिए चाय नहीं लाया तो न जाने क्यों मेरा मन खिन्न हो गया और मैं चाय का अधूरा प्याला वहीं छोड़कर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ हरीश भी टहलता हुआ सड़क तक आ गया। मुझे लगा उसके अंदर किसी अनकही बातों का मंथन चल रहा था जिसे वह अपनी खिसियानी हंसी में छुपाने का प्रयास करते करते बोल पड़ा था। यार केशव, मैं अजीब से दौराहे पर खड़ा हूँ। माँ ने मेरी शादी मेरे एक चचेरी भाभी की विधवा बहन नैना से तय कर दी है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने पर आफत में फंस सकता हूँ। निशा मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार उसे समझा रहा हूँ कि तलाक सिर्फ कागज पर होगा। निशा के घर में पत्नी के सारे अधिकार वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन वह किसी भी शर्त पर मुझे तलाक देने को तैयार नहीं है, जिससे घर के लोग भी उससे नाराज हैं। निशा से किसी को दुश्मनी नहीं है। नैना से मेरी शादी मेरी माँ सिर्फ बच्चे के लिए करना चाहती है। ये तू कैसी बातें कर रहा है यार? हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाला तू आज अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहा है? वह खिन्न होकर बोला। तू ही बता, मैं भी क्या करूं? निशा का इलाज करवाते करवाते धन और शक्ति दोनों चुक गए हैं। बच्चे के लिए अब ज़्यादा इंतजार करूंगा तो उनका भविष्य संवारने में परेशानी आएगी। बच्चे तो गोद भी लिए जा सकते हैं। माँ बच्चा गोद लेने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि मेरा एक ही बेटा है, मैं किसी भी शर्त पर अपने वंश को डूबने नहीं दूंगी। उधर निशा न तलाक देने को तैयार है, न ही घर छोड़ने को। इस वजह से उसका पूरे परिवार से सामंजस्य ही बिगड़ गया है। अब तो हाल यह है कि लोगों के लिए उसका घर में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। घर के लोग उसे बुरी तरह अपमानित भी करते हैं कि वह घर छोड़कर चली जाए, पर वह भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसका यूँ अपमानित होना मुझे भी कम आहत नहीं करता है, क्योंकि अब भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बार बार उसे समझाता हूँ कि आपसी सहमति से तलाक के लिए हस्ताक्षर कर दो। हमारा रिश्ता कागजी खाना पूर्ति का मोहताज नहीं है, पर उसे न मेरे प्यार पर भरोसा है न ही हमारे रिश्ते पर। खींचकर कभी कभी मैं भी उसे अपमानित कर बैठता हूँ, जिसका बाद में मुझे बहुत दुख भी होता है। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। एक बात कहूँ हरीश, रिश्ते तो प्यार से बंधे होते हैं, जिसे हम ही बनाते हैं, हम ही तोड़ते हैं। उसे आधे अधूरा बनाने वाले भी हम ही होते हैं। फिर रिश्तों से शिकायत कैसी? कभी रिश्तों का आकलन निशा भाभी की तरफ से भी कर लिया करो। एक औरत चाहे अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, पर अपने पति के साथ बंधे रिश्ते को मरते दम तक निभाने की कोशिश करती है। अगर निशा भाभी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनका विरोध जताना स्वाभाविक है। मेरे हिसाब से तू एक बार खुले दिमाग से सारी परिस्थिति को सोच। अपने शादी के वचनों को याद कर, जिसका मतलब ही होता है कि जब एक कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरा उसका साथ देगा। फिर तू कैसे अपने वचनों से मुकर सकता है? मेरी सोच के अनुसार तू जो भी कर रहा है वह गलत है। यह तुम्हारा स्वार्थपूर्ण फैसला मुझे सही नहीं लगता। यह अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा है। मेरे फैसले को चाहे तू जो नाम दे, मुझे स्वार्थी समझ या कुछ और कह, मुझे माँ की बातों में दम लगता है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपना तो एक बच्चा होना ही चाहिए। तू ऐसा बोल रहा है क्योंकि तुम्हारा अपना बच्चा है। अगर तू भी मेरी तरह औलाद के लिए तरस रहा होता तो तुम्हारे सुर भी बदल जाते। वैसे मैंने सोच लिया है कि अगर निशा मुझे तलाक नहीं देगी तो मैं उस पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाकर भी उससे तलाक प्राप्त कर लूँगा। अगर तू उसे समझा सकता है तो समझा कि अपनी जिद छोड़ दे। इस जिद से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टे बदनामी भी झेलनी पड़ेगी सो अलग। उसकी बातों से मैं अचंभित था। वास्तव में जब तक आदमी के मन में स्वार्थ नहीं आता है तभी तक उसकी आत्मा का कर्मों पर नियंत्रण रहता है। जैसे जैसे उसकी आंखों पर बच्चे के मुंह की पट्टी बनती जा रही थी, वैसे वैसे उसका पतन भी होता जा रहा था। इसलिए उसे समझाना बेकार था। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उससे बोला, तू मुझे माफ़ कर, मुझसे यह काम नहीं होगा। पटना से आए लगभग 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन हरीश के कृत्य से आहत मैंने उसे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया। अचानक आज सुबह सुबह हरीश का फ़ोन आया। केशव, एक खुशखबरी है। ईश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया है। निशा माँ बनने वाली है। सुनते ही मैं बोला, बधाई हो, ईश्वर ने तुम्हें दूसरी शादी के पाप से बचा लिया। वो तो ठीक है, पर दूसरी समस्या आ गई है।
बोल बोल, जल्दी बोल। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी जान भी हाजिर है। मैं खुश होते हुए बोला। क्या बताऊँ, बरसों से बेचारी बनी हुई तुम्हारी निशा भाभी अब पूरी आरी बन गई है। जब सब कुछ ठीक हो चला है तो जिद किए बैठी है कि वो अब मुझे तलाक देकर ही दम लेगी। पहले मैंने इसे मजाक समझा था, लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए अपना सारा सामान समेट कर अपने मायके चली गई। इतना ही नहीं, उसने वकील के साथ कोर्ट में जाकर अपने ऊपर लगाए गए सारे चरित्रहीनता के आरोप को स्वीकार कर केस को नया मोड़ दे दिया। उसका यह रवैया रहा तो हम दोनों का तलाक निश्चित है। मैं किसी तरह केस का डेट बढ़ावा रहा हूँ। तू जल्दी से आकर अपनी भाभी को समझा। एक तुम्हारी ही बातें तो सुनती है। और मैं बिना देर किए पटना के लिए चल पड़ा था। पटना पहुंचते ही मैं सबसे पहले निशा भाभी से मिलने उनके मायके जा पहुंचा। मुझे देखते ही एक व्यंग्यात्मक हंसी उनके होठों पर आ गई। थोड़ी सी औपचारिक बातों के बाद अपने स्वभाव के विपरीत मौका मिलते ही अपने शब्दों के बाणों से मुझे बेधने लगी। तो तुम अपने सारे काम छोड़ मुझे समझाने आ ही गए? निश्चित रूप से हरीश ने हम दोनों के तलाक को रोकने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हरीश के कहने पर तुम यहाँ तक दौड़े चले आए, पर तुम तब कहाँ थे जब इसी तलाक के कारण घोर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलती मैं घायल पंछी सी व्यथित और व्याकुल अकथनीय मानसिक पीड़ा का सामना कर रही थी। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आप दोनों की भलाई चाहता हूँ। पहले भी मैंने हरीश के गलत फैसले का विरोध किया था। आज भी मैं आपके फैसले के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो ये सोचकर अचंभित हूँ कि जब हरीश ने आपसे तलाक लेने का फैसला किया था तब आपने डाइवोर्स पेपर पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था। अपने ऊपर लगाए गए सारे झूठे आरोपों का डटकर अकेले ही मुकाबला किया था और तलाक नहीं होने देने के लिए अडिग थी। आज जब ईश्वर ने पूरी परिस्थिति को आपके अनुकूल कर दिया, पति और घर वाले आपको हाथों हाथ लेने को तैयार बैठे हैं, फिर आपका यह विपरीत फैसला क्यों? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बातें सुन निशा भाभी ने एक बार फिर मुझ पर प्रहार किया। समझोगे कैसे? पुरुष हो तो पुरुषत्व का अहम तो रहेगा ही। किसी औरत का छलनी आत्मसम्मान तुम्हें कैसे दिखेगा? घर वाले चाहे कितना भी प्रताड़ित करें, अगर पति ने मेरा साथ दिया होता तो मैं भी सारी प्रताड़ना भुला देती। लेकिन जब मेरे पति ने ही अपनी शराफत छोड़कर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मेरे सामने बेहयाई पूर्ण प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार एक ही छत के नीचे अगर मैं दूसरी औरत के साथ उसको बांटूं तो मेरी रोटी कपड़ा और मकान की समस्या हल हो जाएगी, तो सोचो क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर। सैकड़ों नश्तर जैसे एक साथ मेरे दिल पर उतार दिए गए, जिसने मेरी आत्मा तक को छलनी कर दिया। औरत का अपने पति के जीवन में क्या इतना ही अस्तित्व है कि वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन मात्र है? बच्चा है तो उसका अस्तित्व पति के जीवन में है। अगर बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो इस कारण मात्र से ही उसके सारे प्यार और गुणों को भुला देता है। मैं हरीश से कितना प्यार करती थी, उसकी उन्नति, सफलता और उसकी दीर्घायु के लिए कितने ही व्रत त्योहार करती, मंदिरों में प्रार्थना करती, और उसके बदले मुझे क्या मिला? अपने रिश्तेदारों के बीच मुझे तिल तिल का मरने के लिए छोड़कर मेरा रक्षक, मेरा भवतारक, वो मेरा पति दूर खड़ा मुझे टूटता, हारता और अपमानित होता देखता रहा। उसका प्रेम अब अहंकार में बदलता जा रहा था। सच कहूँ केशव, तो मैं तब न उसके साथ रहना चाहती थी ना अब। वह तो यह सोचकर खुश हो रहा था कि मैं सुविधा भोगी थी, इसलिए घर छोड़कर दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती थी। वह यह नहीं सोच सका कि जरूरत से ज्यादा अत्याचार औरत को साहसी और कठोर बना देता है। मैं बदले की आग में झुलसती उसकी दूसरी शादी में पूर्णतः बाधक बनी, उसके मंसूबों पर पानी फेर रही थी और इसी कारण से घोर प्रताड़ना का सामना भी साहस से कर रही थी। मेरी एक कमजोरी उसकी ताकत बन गई थी, जिसके बलबूते पर वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। आज उसकी कमजोरी यानी उसकी संतान मेरी ताकत बन गई है, जिसे मैं उसे कभी छूने नहीं दूंगी। उसके झूठे चरित्रहीनता के आरोप को मैंने सच बना दिया है, जो हमारे तलाक का कारण बनेगा, और यह तलाक अब होकर रहेगा। वह शौक से दूसरी शादी कर अपना घर बसा ले और भूल जाए मुझे और अपने अजन्मे शिशु को, जो अब मेरे जीने का मकसद है। विवाह के मंत्रों को पढ़े जाने से एक स्त्री पुरुष 7 जन्मों के बंधन में नहीं बन जाते। इस संबंध को निभाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है एक दूसरे के लिए दिल में समर्पित प्यार और विश्वास का होना। लेकिन हरीश ने तो मेरे विश्वास को ही छला है। मैं कहती हूँ केशव, अगर कोई दूसरा जन्म भी होता ना,
तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा किसी भी जन्म में हरीश से सामना न हो। अपना घर मैं खुद बनाऊंगी अपने बलबूते पर। एक अंतिम गुजारिश है जिसे हरीश तक पहुंचा देना। उससे कहना कि आगे वह किसी और स्त्री के साथ मेरे जैसा व्यवहार न करे। किसी भी स्त्री को अपने जीवन में अपने ही घर में पराया न बनाए, क्योंकि उस घर को बनाने में भले ही पुरुष ने पैसे खर्च किए हों, पर उसके कड़कड़ में स्त्री की पूरी अस्मिता जुड़ी होती है। मैं चाहकर भी निशा भाभी को वापस लौटाने के लिए नहीं बोल पाया। आखिर औरत हमेशा दूसरों के इशारों और दूसरों की मंजूरी से ही क्यों जिए। हरीश की तरह मेरे लिए स्त्री स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ कागजी नहीं थी। मैं वहां से उठते हुए बोला, मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हों। जीवन में आपको कभी भी किसी सहायता की ज़रूरत हो, निसंकोच मुझे याद कीजिएगा। मैं और मेरा परिवार आपके साथ है। मुझे निशा भाभी का फैसला पूरी तरह सही लगा। मजबूरन पारंपरिक पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति समर्पित हो जाने से अच्छा है कि अपनी पिछली जिंदगी को छोड़कर अपनी चुनी हुई जिंदगी को अपने हिसाब से आत्मसम्मान के साथ जीना। अब यह बात मुझे हरीश को समझाना था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी द्वारा लिखी हुई कहानी अंतिम गुजारिश।